नमस्कार। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के नजरिए और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ अहम लेख और एनालिसिस हैं इस पर। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये जो रुख है भारत का, ये कोई अचानक से नहीं बना है। सही बात है। ये तो फरवरी 2022 में जब रूस का हमला हुआ तब से ये मामला बहुत बढ़ गया है ना? मतलब असर तो हर जगह दिख रहा है, एनर्जी मार्केट से लेकर डिप्लोमेसी तक। हाँ, वो तो है। लेकिन भारत का जो स्टैंड है, वो दशकों पुराने रिश्ते, आज की ज़रूरतें और भविष्य की सोच, इन सब का मिला-जुला नतीजा है, जो ये सोर्सेज भी हमें दिखाते हैं। तो चलिए भारत के आधिकारिक स्टैंड से ही शुरू करते हैं। हमने देखा है कि भारत ने ज्यादातर न्यूट्रल रुख अपनाया है, यूएन में रूस की सीधी आलोचना से बचता रहा है। हाँ, वोटिंग से दूर रहा है ज़्यादातर रेजोल्यूशंस पर। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2022 में एससीओ समिट में पुतिन से कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। ये बयान तो काफी चर्चा में रहा था। तो क्या ये सिर्फ डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग है या कुछ और भी है? देखिए, ये सिर्फ डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग से कहीं ज़्यादा है। पहला बड़ा कारण जो ये एनालिसिस सामने लाते हैं, वो है रूस के साथ भारत के बहुत पुराने और गहरे रक्षा संबंध। अच्छा, डिफेंस टाइज। हाँ, मतलब आंकड़े बताते हैं कि भारत का लगभग 60% मिलिट्री हार्डवेयर वो रूसी ओरिजिन का है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुराने साजो सामान की बात नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अहम जॉइंट वेंचर भी हैं, तो स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, इसके लिए रूस पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। और फिर वो ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी भी है कोल्ड वॉर के टाइम से। कश्मीर जैसे मुद्दों पर यूएन में रूस का समर्थन मिलता रहा है भारत को। हाँ, ये रक्षा वाली बात तो समझ आती है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद हमें देखा कि भारत ने रूस से रियायती दाम पर तेल खरीदना भी काफी बढ़ा दिया। तो क्या वो सिर्फ एक आर्थिक फैसला था, पैसों का मामला? आर्थिक फायदा तो था ही। जाहिर है, दुनिया भर में तेल महंगा हो रहा था, तो सस्ते रूसी तेल से भारत को थोड़ी राहत मिली, फॉरेक्स बचाने में मदद हुई। हाँ, लेकिन ये भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी स्ट्रैटेजी है, उसका भी हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान भारत पश्चिम के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अच्छा, जैसे क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, भारत उसका एक्टिव मेंबर है। हाँ, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सब बढ़ रहा है। तो एक तरफ रूस, पुराना डिफेंस पार्टनर, दूसरी तरफ वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप, जिनके साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं। ये तो मतलब काफी मुश्किल बैलेंस साधने जैसा है। निश्चित तौर पर। और यहीं पर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता वाली बात आती है, जिसका जिक्र कई एनालिसिस करते हैं। हाँ, ये टर्म सुना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? मतलब ये कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेना चाहता है, किसी एक गुट के दबाव में आए बिना, अपनी शर्तों पर। ओके। जैसे पश्चिम का दबाव था, फिर भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा, और साथ ही वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। तो ये एक तरह से अपनी आज़ादी बनाए रखने की कोशिश है। इस बड़ी डिप्लोमैटिक तस्वीर के साथ साथ वो मानवीय पहलू भी था। ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालना पड़ा था। हाँ, वो भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और प्राथमिकता थी। भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद जैसे दवाइयां वगैरह भी भेजी हैं। सही। और अभी जमीन पर क्या हालात हैं? मतलब युद्ध का क्या स्टेटस है? देखिए, मिड 2025 तक की जो रिपोर्ट्स हैं, वो एक तरह के गतिरोध की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब जमीनी लड़ाई एक थका देने वाले फेज में है और दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में भारत का रुख क्या रहेगा आगे? ज्यादातर एनालिस्ट यही मानते हैं कि भारत का रुख कमोबेश ऐसा ही रहेगा। रूस के साथ जो जरूरी रिश्ते हैं वो बनाए रखेगा, बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत करता रहेगा, और साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपनी पार्टनरशिप को गहरा करेगा। हो सकता है भारत ऐसी शांति पहलों का समर्थन करे जो न्यूट्रल हो और जिसमें सभी पक्षों की बात सुनी जाए। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत रूस यूक्रेन मामले में एक बहुत ही सधा हुआ और शायद कहें तो एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अपने पुराने रिश्तों, आज की आर्थिक जरूरतों और भविष्य की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश, यही शायद वो रणनीतिक स्वायत्ता का प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है जिस पर ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है और दुनिया में पावर इक्वेशंस बदल रहे हैं, क्या भारत आगे भी इसी तरह सफलतापूर्वक ये बैलेंस बनाए रख पाएगा? ये एक लगातार चलने वाली कूटनीतिक चुनौती है।